नमस्कार किसान भाइयों, जिंजर की इस वेबिनार में आप सब अतिथियों का, आप सब मान्यवरों का, आप सब डेलीगेट्स का और आप सब किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, सुप्रभात। आज हम एक ऐसी फसल पे चर्चा करने वाले हैं जो फसल बहुत ही इम्पॉर्टेंट फसल है, डाइट में, मेडिसिनल प्रॉपर्टी में और किसान की खेती में उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने कई सारी स्टोरियाँ सुनी हैं, कई सारे विषय चर्चा में आए हैं कि जिंजर में ऐसा कोई किसान ने काम किया, जिंजर की खेती में इतना पैसा मिला, जिंजर को इतने भाव मिले, और कभी कभी जिंजर ये निकालने का भी पैसा नहीं मिला, ये भी आपने सुना है, ये भी आपने देखा है। लेकिन ये जो फसल है, इस फसल का किसान के खेती में बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि आज के ज़माने में आदमी किसान में स्पर्धा नहीं है। आज के ज़माने में क्रॉप में, फसल के अंदर स्पर्धा है। और यदि इस स्पर्धा में जब कोई किसान बनाना जैसी खेती हो, जब कोई किसान पानी जाने से स्वीट ऑरेंज हो, गन्ने की खेती हो, तो अल्टरनेटिव ढूंढते रहता है। और उस अल्टरनेटिव में जो किसान कमर्शियल फार्मिंग करना चाहता है, जो किसान प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खेती करना चाहता है, जो किसान बहुत अच्छा मॉडर्न टेक्निक से खेती करना चाहता है, तो उनके मन में डेफिनेटली जिंजर का विचार आता है। क्योंकि जिंजर ये जो क्रॉप है, अदरक ये जो फसल है, ये अच्छा खासा पैसा देती है, ये हाई वैल्यू क्रॉप में जाता है। और इसीलिए ये जो विषय है, इस विषय को हमें विस्तृत रूप से समझने की ज़रूरत है। आज जिंजर लगाने का समय आ चुका है, मौसम उसके लिए बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल मार्केट में जिंजर का उत्पादन बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, कई सारी देशों में इसकी मांग बढ़ रही है। और ऐसे स्थिति में यदि हम इसे देखें तो हमारे लिए, हम हमेशा कहते हैं, हर फोरम पे बात होती है कि हमारे देश में फॉरेन करेंसी आनी चाहिए, देश की इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, किसान की उत्पादकता दुगनी होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे होगी, कब होगी? और यदि आप देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है जब आप स्टैटिस्टिक देखते हैं तो हिंदुस्तान ये सबसे बड़ा अदरक उत्पादक देश है। करीबन 11 मिलियन टन का उत्पादन अपने देश में होता है। और ऐसी स्थिति में यदि हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो हमारे समझ में आता है, आप कोई भी मॉल में जाइए, बाहर के देशों में जाइए और वहाँ आप देखिए तो कहीं हमें अदरक जो है, इंडियन अदरक जो है, नज़र नहीं आता है। क्योंकि चाइना जैसा जो देश है, नाइजीरिया जैसा जो देश है, इंडोनेशिया जैसा देश है, पेरू जैसा देश है, थाईलैंड जैसा देश है, आज जिंजर की खेती में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसका कारण यह है कि ये जो ग्रोवर्स है, ये जो उत्पादक है, ये आधुनिकता से जिंजर की खेती कर रहे हैं। और हमें इसे समझने की ज़रूरत है कि मार्केट की डिमांड क्या है, प्रोसेसिंग की डिमांड क्या है, सूंठ की डिमांड क्या है और फ्रेश अदरक की डिमांड क्या है। ये सारे जो ग्राहक है, फ्रेश खाने वाला है, प्रोसेस करने वाला है, अदरक की पाउडर करने वाला है, इन सारी लोगों की डिमांड क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है, इनको किस प्रकार की गुणवत्ता चाहिए, ये यदि हम समझते हैं तो इस प्रकार से जो देश आज विश्व के उत्पादन में 33% का हिस्सा लेके चल रहा है। हमने आपको इसके पहले भी बताया है कि हम केले के उत्पादन में 30% का हिस्सा लेके देश विश्व में चल रहे हैं। लेकिन जब निर्यात की बात आती तो हमारा नाम कहीं नहीं है। जब हम अदरक की बात करते हैं तो 33%, करीबन 34% का शेयर इंडिया का है। और
इसके नीचे वाली यदि बात आप देखते हैं तो जो नाइजीरिया जैसा देश है, चाइना जैसा देश है, 16%, 14%, और जिनका अच्छा खासा नाम काफी दिनों में गए सारे दिनों में बढ़ रहा है, एक छोटा माली जैसा जो देश है वो भी 12% तक, 1.2% तक पहुंचा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उनका भी प्रेजेंस बढ़ चुका है। और इसीलिए बहुत अच्छा काम हमारे देश में अदरक का हो रहा है। लेकिन यदि हमें इसको समझना है तो हमें इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। आप ये टेबल देखिए, ये टेबल हमारी आंखें खोल देगा। जब हमने बताया कि चाइना जैसा देश 14% का सिर्फ प्रोडक्शन करता है और यहां एग्जैक्टली अपोजिट स्थिति है, एग्जैक्टली अपोजिट स्थिति है, जहां हिंदुस्तान का प्रोडक्शन 33% है विश्व के और एक्सपोर्ट में हमारा नाम सेकंड नंबर पे है, जहां चाइना का प्रोडक्शन 14% है और एक्सपोर्ट में चाइना का शेयर 33% है। हमारा 33% प्रोडक्शन का शेयर है और 14% एक्सपोर्ट का शेयर है। ये जो बात है, इतना सारा स्कोप, जब हम ग्राउंड जिंजर की बात बोलते हैं, मतलब जिंजर पाउडर की बात करते हैं, तो ये स्थिति आपको सामने आती है, नजर में आती है। उसके पीछे आप चलेंगे तो जर्मनी जैसा देश बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, नेदरलैंड एक्सपोर्ट कर रहा है, वियतनाम, स्पेन जैसा देश एक्सपोर्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, लास्ट ईयर 2018-19 का डेटा आप देखते हैं तो चाइना ये कंट्री ने करीबन 4,48,000 टन का जिंजर का एक्सपोर्ट किया है। और ये जो चीज है, हमें सिर्फ एक्सपोर्ट की बात नहीं करनी है। एक्सपोर्ट तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जिसमें हम हमारा शेयर बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमें मार्केट का स्टडी करना पड़ेगा, हमें गुणवत्ता का काम करना पड़ेगा। जिंजर की गुणवत्ता, जिंजर की साइज, जिंजर का उत्पादन तंत्रज्ञान, यदि इन चीजों को हम समझ लेते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से जिंजर को कर सकते हैं। तीसरी बात आप देखेंगे कि जिंजर जो है ये पूरे विश्व में इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है, दिन भर दिन महत्व क्यों बढ़ रहा है। तो जिंजर ये जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है। यदि हमारे पूर्वजों की बात हम करते हैं, हमारे पिताजी जिस प्रकार से मेडिसिन लिया करते थे उसकी बात यदि हम करते हैं तो आपको एक बात जरूर याद आएगी कि जो भी कोविड-19 जैसी बीमारी है तो बहुत सारे डॉक्टर, सभी लोग ये कहते हैं कि आप जिंजर डाल के चाय पीजिए, आप जिंजर का काढ़ा पीजिए, आप जिंजर का जूस पीजिए, ताकि जो थ्रोट के इन्फेक्शन है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है। तो पुराने ज़माने में ये ऐसा कहा जाता था कि सुंठ मिरी की चाय बनाइए, मतलब सुंठ और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन करा के हमेशा जिनको सर्दी होती थी, जिनको थ्रोट इन्फेक्शन होता था, इन सभी लोगों को सुंठ और मतलब काली मिर्च और जिंजर, ये दोनों की चाय पिलाई जाती थी। बहुत सारे इसमें आप देखेंगे इससे नौसिया कम होता है, इससे एसिडिटी कम होती है, इससे ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और इसीलिए जिंजर की जो डिमांड है ये हर साल बढ़ रही है। जिंजर का मेडिसिनल वैल्यू हर साल बढ़ रहा है। अपने देश में, राज्य में, गांवों में यदि आप देखेंगे तो आज सुबह की चाय का हिस्सा बन चुका है। हर समय आप देखेंगे तो लोग कहते हैं कि सुबह हमें जिंजर की चाय लेनी चाहिए। और इसीलिए जिंजर का जो महत्व है ये बहुत ज़्यादा है। ये बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, जिन लोगों को मैलिग्नेंसी की तकलीफ है, ये लोग भी, ये इनके लिए भी जिंजर का जूस बना के पिलाने का डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। और इसीलिए जिंजर का महत्व दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, इसमें प्रोटीन कम है लेकिन इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर अच्छे से है,
विटामिन सी है, आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सारी चीजें जिंजर में है। विटामिन सी तो जिंजर के लिए ये भी माना जाता है और इसीलिए जिंजर का जो महत्व है ये हर साल बढ़ रहा है। और इसीलिए यदि हम हमारे देश की बात करते हैं, सारे राज्यों की बात करते हैं, और यदि आप देखेंगे तो आपके ये समझ में आएगा कि करीबन अभी देश में जिंजर का जो क्षेत्र है करीबन 1,36,000 के करीब करीब क्षेत्र बढ़ चुका है। यदि आप देखेंगे तो ये आपके समझ में आएगा, महाराष्ट्र जैसा राज्य है जहाँ पे जिंजर का करीबन 9,450 हेक्टेयर का क्षेत्र है। आगे की बात आप करेंगे तो करीबन आसाम जैसा राज्य है जहाँ 18,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। और इसीलिए जिंजर का जो स्टेटस है, जिंजर का जो क्षेत्र है, ये हर साल बढ़ रहा है। करीबन 1,96,000 तक जिंजर पहुंच चुका है। प्रोडक्टिविटी की बात हम करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हमेशा प्रोडक्शन आपको बढ़ते नजर आ रहा है। यहाँ आसाम हमने बताया है कि आसाम में प्रोडक्शन करीबन 1,67,000 टन का प्रोडक्शन है। दूसरा स्टेट आप देखेंगे महाराष्ट्र नंबर 2 पे है। और इसीलिए महाराष्ट्र जैसा राज्य, केरला जैसा राज्य, असम जैसा राज्य, गुजरात जैसा राज्य, इन सारी राज्यों में अदरक की जो खेती है दिन बर दिन बढ़ते जा रही है। नॉर्थ ईस्ट तो इसका बहुत बड़ा हब है। नॉर्थ ईस्ट में आप यदि मेघालय जाएंगे, आप गुवाहाटी से शिलांग चलेंगे तो सारी जो पहाड़ियाँ है, ये सारी पहाड़ियों पे आपको अदरक मिलेगा, नेचुरल अदरक ग्रो किया मिलेगा, जहाँ पानी नहीं दिया जा रहा है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का रेनफॉल, इसके कारण अदरक की खेती बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ हम यदि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सातारा जैसा प्रदेश है, जलगांव जैसा एरिया है, विदर्भ का कुछ पार्ट अंजनगांव सुरजी का है, नांदेड़ परभणी का क्षेत्र है। यदि हम सारी चीजें देखेंगे, आंध्रा का कुछ पार्ट है और केरला तो इसके लिए माना जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस प्रकार से हमारा उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, 1,60,000 हेक्टेयर और करीबन 11 मिलियन टन का प्रोडक्शन हमारे देश में है। ये जो प्रोडक्शन हमारे पास है, इसको हमें किस तरह से हम डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल, ड्राई जिंजर, सुंठ का उत्पादन, पेस्ट का उत्पादन और जिंजर पाउडर का उत्पादन, जैन इरिगेशन ने बहुत ही आधुनिक तंत्रज्ञान इसमें लाया है। एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन की फैक्ट्री लगाई है। जिंजर की आधुनिक खेती में एक अच्छा काम किया है कि जिंजर की जो समस्या है, उस समस्याओं को यदि दूर करना है तो हमें जैन मॉडल से जिंजर की खेती करनी चाहिए। और इसीलिए आप आज के तारीख में देखेंगे, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो आपके नज़र में आएगा कि करीबन महाराष्ट्र की प्रोडक्टिविटी 14 मेट्रिक टन पर हेक्टर है, तो केरला की प्रोडक्टिविटी 20 मेट्रिक टन पर हेक्टर है। इस प्रकार की यदि प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं और यदि हम बाहर के देशों की प्रोडक्टिविटी देखते हैं तो हमारे समझ में आएगा कि 20 से 25 टन प्रति हेक्टर बाहर के देशों में प्रोडक्टिविटी मिलती है। और इसीलिए जिंजर की उत्पादकता, यदि हम पूरे देश की प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं तो सिर्फ हमारी 6.98% प्रोडक्टिविटी है। और यदि हम चाइना की प्रोडक्टिविटी देखते हैं तो करीबन 11 टन प्रति हेक्टर ये चाइना की प्रोडक्टिविटी है। यदि हम थाईलैंड की बात करते हैं, वियतनाम की बात करते हैं तो 16 टन प्रति हेक्टर वहाँ की प्रोडक्टिविटी है। हमारी 6 टन प्रति हेक्टर है, उनकी 14 टन है, उनकी 16 टन है। इस प्रोडक्टिविटी को यदि बदलना है, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी करीबन 2.5 गुना बढ़ सकती है। हमारे पीएम साहब कहते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए।
किसान की आमदनी दुगनी होने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम उत्पादन खर्चा कम करें, लेकिन उत्पादन खर्चा कम करने से उत्पादकता नहीं बढ़ती है, और उत्पादन खर्चा करना ये आमदनी बढ़ाने का तरीका नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका ये है कि हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। जिस क्षेत्र से यदि हम प्रति एकड़ हम यदि 2.5 टन का उत्पादन हम निकाल रहे हैं, और यदि इसका पोटेंशियल 6 टन निकालने का है, 7 टन निकालने का है, यदि ये क्षमता है, तो हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के, हम उत्पादकता को बढ़ा के हमारा उत्पादन दुगना कर सकते हैं। और इसीलिए जिंजर का जो विषय है, इस विषय को हमें समझने की जरूरत है। हमेशा आप देखते हैं कि जिंजर ये क्या है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जिंजर के कई सारे रिलेटिव्स हैं। जिंजर ये एक ऐसी फसल है, ये जमीन के नीचे आती है, ये जमीन के नीचे आती है। जिंजर जैसा हल्दी है, जिंजर जैसा बनाना है। बनाना को ऊपर फल आता है, लेकिन हल्दी को, जिंजर को बनाना के रिलेटिव माने जाते हैं। हेलिकोनिया होता है, इसको जिंजर का रिलेटिव माना जाता है। लिली होती है, इसको जिंजर का रिलेटिव माना जाता है। तो कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो जिंजर जैसी है, और इसीलिए जिंजर का डिमांड हर साल बढ़ रहा है। क्रश जिंजर का डिमांड बढ़ रहा है, पेस्ट का डिमांड बढ़ रहा है। जैन इरिगेशन मिलिट्री को जिंजर की पेस्ट सप्लाई कर रहे हैं, इसके सिरप बन रहे हैं, इसके पिकल बन रहे हैं। तो जिंजर ये एक ऐसा मेडिसिन है, जिंजर ये एक ऐसा स्पाइस है कि जिसमें बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और इसीलिए जो जिंजर है, ये जिंजर का महत्व बढ़ रहा है। 90% ऑफ जो जिंजर है, ये ड्राई जिंजर एक्सपोर्ट होता है, केरला से एक्सपोर्ट होता है। उत्पादन महाराष्ट्र में अच्छा हो रहा है, केरला में अच्छा हो रहा है, एमपी में अच्छा हो रहा है, आंध्रा में अच्छा हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, मिजोरम में हो रहा है, मेघालय, आसाम में हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट केरला से ज़्यादा हो रहा है। और इसीलिए इसका जो उत्पादन हम देखते हैं, जब हम फ्रेश जिंजर और ड्राई जिंजर की बात करते हैं, तो फ्रेश जिंजर तो किसान बहुत ज़्यादा निकालता है, लेकिन ड्राई जिंजर जो होता है, ये कम से कम 20 से 25% हमें ड्राई जिंजर मिलता है। इसीलिए अभी जिंजर लगाने का समय आ चुका है। जिंजर की, अदरक की हमें प्लांटिंग करनी है। अदरक लगाने का मौसम आ चुका है, टेम्परेचर डाउन हो चुका है, वातावरण वार्म है, ह्यूमिड है। ये जो वातावरण है, ये जिंजर के लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कोई भी जमीन में जिंजर लगा देते हैं और फिर सॉफ्ट रॉट से परेशान रहते हैं। और इसीलिए एक मॉडल को हमें समझना है। सबसे पहली चीज हमको ये समझनी है कि हमारे यहाँ भी रावेर तालुका में, यावल तालुका में बहुत जिंजर हो रहा है। रोजोदा जैसे गांव में सैकड़ों हेक्टेयर का जिंजर हो रहा है। लेकिन जहां जहां जिंजर के लिए निचरे की जमीन की जरूरत है, जो जमीन में निचरा अच्छा है, जो जमीन में थोड़ी ग्रेवल सॉइल है, सैंडिलोम सॉइल है, लोमी सैंड सॉइल है, लैटराइटिक सॉइल है, इस प्रकार की जो जमीन है, ये जिंजर के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये राइजोम है, ये कंद है, नीचे कंद बढ़ता है। और इसीलिए जो स्टिकी सॉइल होती है, वाटर पकड़ने वाली, पानी को रुकाने वाली जमीन होती है, ऐसे जमीन में जिंजर की तकलीफें ज़्यादा है। और इसीलिए उसका भी मॉडल हमको समझना है। तीसरी बात, जिंजर केरला में क्यों अच्छा आ रहा है, जिंजर कर्नाटक में क्यों अच्छा आ रहा है, जिंजर मेघालय, आसाम में क्यों अच्छा आ रहा है? उसका कारण ये है कि मेघालय, आसाम की जो जमीन है, ये स्लाइडली एसिडिक है। केरला की जो जमीन है, स्लाइडली एसिडिक है, हाई रेनफॉल एरिया है, टेम्परेचर मॉडरेट है, और इसीलिए वहाँ जिंजर की खेती अपने से ज़्यादा हो रही है। क्योंकि जिंजर ये ऐसी फसल है कि जिसके लिए 6 से 6.5 pH होना जरूरी है। लेकिन आज महाराष्ट्र में
एमपी में यदि आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में यदि आप देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा 7.5 8 8.5 पीएच तक जिंजर की आधुनिक तरीके से खेती हो रही है। और इसीलिए ये जो आधुनिक तरीका है इसे हमें समझना चाहिए। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताएंगे। बहुत सारे किसान भाई हैं कि जो मक्का की खेती करते हैं, सोयाबीन की खेती करते हैं, कॉटन की खेती करते हैं, लेकिन यदि हम क्रॉप की स्पर्धा करते हैं, क्रॉप में हम कंपटीशन देखते हैं, तो हमें ये सोचना है कि जब हमने जून में प्लांटेशन कर दिया, मई के लास्ट वीक में प्लांटेशन कर दिया, तो आप 7 महीने में, 8 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने में, कुछ वैरायटी या 10 महीने में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति है तो हमें इस फसल के लिए ये विचार करना चाहिए कि जब हमारे पास बारिश होने के बाद में 8 महीना 9 महीना एश्योर्ड वाटर है, तो हमें जिंजर की खेती करनी चाहिए। जिनके पास बंजर जमीन है, जो जमीन की डेप्थ सिर्फ 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, उसके नीचे डेप्थ नहीं है, ग्रेवल है, ऐसे जमीन में जहाँ कॉटन अच्छी नहीं आती है, जहाँ मक्का अच्छा नहीं आता है, जहाँ सोयाबीन अच्छा नहीं आता है, क्योंकि ये तीनों फसल के लिए भारी वाली जमीन होना जरूरी होती है। लेकिन हल्के जमीन की यदि फसल आप देखते हैं तो उसमें आप जिंजर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं कि पत्थर हैं, और इसीलिए सबसे पहले ये आपको समझ लेना है कि जिंजर के लिए जो खेती है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, निचरे वाली होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, जो कि हमारे सातारा में है। तीसरी बात आप देखेंगे कि केरला क्यों सबसे ज़्यादा जिंजर की खेती कर रहा है। उसका कारण है वहाँ का वातावरण इसके लिए सूटेबल है, वहाँ पे रेनफॉल अच्छा है। ये 300 मीटर मीन सी लेवल से लेके तो 1500 मीटर मीन सी लेवल तक आप जिंजर की खेती कर सकते हैं, जहाँ कूल क्लाइमेट है, जहाँ तापमान 25 से 30 डिग्री का है, जहाँ ग्रोइंग पीरियड में तापमान 30 से 35 डिग्री का है, वहाँ जिंजर की खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब आप देखेंगे, जब हम जलगांव की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, गुजरात में जिंजर बहुत अच्छा होता है, वहाँ की बात करें, वहाँ तो वातावरण अच्छा है, लेकिन जो आधुनिक किसान हैं, जो तंत्रज्ञान यूज कर रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी की वैरायटी लगा रहे हैं, जो ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं, जो फर्टिगेशन कर रहे हैं, जो रेस बेड कर रहे हैं, वो विपरीत वातावरण में भी केले की जिंजर की खेती बहुत अच्छी कर रहे हैं। तीसरी बात आप देखेंगे, हमारा क्लाइमेट ड्राई है, हमारा रेनफॉल 700 से 800 है, बहुत जगह रेनफॉल कम है, लेकिन जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ भी अदरक की खेती सबसे बढ़िया होती है। और इसीलिए जिंजर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यदि आप देखते हैं तो जनरली जिंजर का जो हार्वेस्टिंग है, अदरक का जो हार्वेस्टिंग है, ये दिसंबर जनवरी में होता है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत जगह जहाँ जून में प्लांटेशन हो रहा, वहाँ दिसंबर जनवरी में हार्वेस्टिंग हो रहा, और फिर दिसंबर जनवरी में जो हार्वेस्टिंग होता है उसको हमें स्टोर करना पड़ता है। अच्छे क्वालिटी का 25 से 30 ग्राम का जो राइजोम है, ये सीड के लिए अच्छा होता है, इसीलिए उस सीड को हमें कोल्ड स्टोरेज में स्टोर्ड करना है। जो बगीचा डिजीज फ्री है, जो जमीन निचरे वाली है, जो किसान आखिरी दिन तक फर्टिगेशन कर रहा है, ऐसे वाले किसान से, ऐसे वाले खेत से हमें जिंजर का सीड लेना है, उसको स्टोरेज हम करना चाहिए। आज किसान अपने तरीके से उसको स्टोर कर रहा है, लेकिन उसकी फ्रेशनेस यदि टिकानी है, उसको डॉर्मेंसी में डालना है, तो डॉर्मेंसी में डालने के लिए कोल्ड स्टोरेज में 12 से 15 डिग्री के अंदर यदि हम उसको स्टोर करते हैं तो जिंजर बहुत अच्छी तरह से जिंजर का सीड हम स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे जगह जनवरी फरवरी में प्लांटिंग होती है, वो जिंजर फिर से बारिश में हार्वेस्ट होता है। और जो जनवरी फरवरी का जिंजर होता है, जहाँ तापमान बहुत मॉडरेट है,
जैसे कि केरला जैसा राज्य है कि जहां तापमान कम है, मॉडरेट है, वहां जनवरी फरवरी में प्लांटेशन होता है, फिर उनको बारिश में वो हार्वेस्टिंग आता है, उसके बाद में फिर से स्टोरेज करना पड़ता है। और इसीलिए जो सीड है, सीड की प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, उसको रिकमेंडेड केमिकल में उसका डिपिंग करे, फंजीसाइड में उसका डिपिंग करे। और इस प्रकार से यदि हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं और उस राइजोम को इस प्रकार के बीन में डाल के, इस प्रकार के बीन में इसको यदि हम स्टोर करते हैं तो हम जिंजर का सीड अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं। तीसरी बात, हमेशा किसान भाई हमारे पास आते हैं, जैन इरिगेशन का नाम टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में मशहूर है। पूरे विश्व में जैन इरिगेशन का टिश्यू कल्चर नंबर 1 पे है। कहने के लिए नंबर 1 पे नहीं है, बनाना का प्रोडक्शन 10 करोड़ का प्रोडक्शन है। पोमोग्रेनेट का प्रोडक्शन 70 लाख पौधे का है। स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन 10 लाख पौधे का है। गुआवा जैसा प्रोडक्शन लास्ट ईयर से 1 लाख पौधे का प्रोडक्शन है। आम के टिश्यू कल्चर में जैन इरिगेशन ने बेहतरीन और इनोवेटिव काम, ऐतिहासिक काम किया है। इसी तरह से जिंजर और टर्मरिक, यदि इन दोनों फसल का सीड का यदि इशू सॉल्व करना चाहिए तो इसके लिए जैन इरिगेशन लास्ट 5 साल से काम कर रहा है। पोटैटो का इशू सीड का था, उसके लिए एरोपोनिक्स के माध्यम से आज हम पोटैटो कर रहे हैं। एरोपोनिक्स से पोटैटो का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जिंजर का टिश्यू कल्चर लास्ट 5 साल से हम लोग कर रहे हैं। जिंजर के टिश्यू कल्चर के ट्रायल भी हो चुके हैं। जैन हिल्स के R&D फार्म पे राइजोम का प्लांटेशन और जिंजर के टिश्यू कल्चर का प्रोडक्शन, इसका भी कंपैरेटिव स्टडी हो रहा है। उस स्टडी को यदि हम ध्यान में लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा टिलरिंग टिश्यू कल्चर में आ रहा है। नीचे का जो राइजोम का क्लम बन रहा है टिश्यू कल्चर में बहुत अच्छा बन रहा है। 1-1, 1.5 किलो के क्लम बन रहे हैं। और इसीलिए जो गुणवत्ता हमें मिलानी है, जो अदर कंट्रीज के साथ हमें compete करना है, पूरे मिडल ईस्ट जैसा, पूरे फार ईस्ट जैसा जो मार्केट है, उस मार्केट को यदि हासिल करना है, देश के मार्केट में अच्छी गुणवत्ता का अदरक देना है, तो इसीलिए जो किसान का जिंजर सीड का इशू है, जो स्टोरेज करना पड़ता है, उसमें राइजोम के साथ आए हुए विल्ट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, फंगल ब्लाइट है, ये जो सॉप रॉट है, बैक्टीरियल रॉट है, बहुत सारे टाइम तो सीड के साथ आ रहे हैं। सीड के साथ आते हैं, जमीन में लगते हैं, जमीन में मल्टीप्लाई होते हैं और पूरी फसल तकलीफ में आती है। बहुत सारे अच्छे किसान हैं, हमारे कन्नड़ के बहुत सारे किसान हैं, रायभान जाधव जैसे किसान हैं, उनके जैसे बहुत सारे किसान हैं। हमारे सांगली के विकास पाटिल जैसे किसान हैं, हमारे रोजोता के गुणवंत टोंगड़े जैसे किसान हैं। बहुत सारे अदरक के किसान हैं कि जो अदरक की खेती बहुत साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो सारे बहुत सारे किसान भाई है, सांगली में है, सातारा में है, जलगांव में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, कई जगह है। कुछ उसमें से कुछ उदाहरण मैं आपको बताया हूँ। ये सारे किसान हमें ये पूछते हैं कि सर, जैन इरिगेशन ने इतना काम किया तो क्यों ना हमें टिश्यू कल्चर जिंजर का दे, और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और जिंजर का टिश्यू कल्चर बना के किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट 3 साल से उसका स्टडी चल रहा है। उसके कॉस्ट को हम कैसे कम करें, इसके ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि जिंजर का टिश्यू जब हम करते हैं, 1 एकड़ में करीबन हमें 20 से 25 हजार क्लम्प लगते हैं, 20 से 25 हजार राइजोम लगते हैं। और 20 से 25 हजार राइजोम जब हम लगाते हैं तो हम सीड की कॉस्ट को कैसे कम करें, हम सीड की संख्या को कैसे कम करें। यदि हम टिलरिंग को एनकरेज करें, यदि हम स्पेसिंग बढ़ाए, लगाने का डिस्टेंस बढ़ाए और हम टिश्यू कल्चर का उपयोग करें तो प्लांटिंग मटेरियल की कॉस्ट कम हो सकती है और हमें परवड़ने वाला अफोर्डेबल तंत्रज्ञान मिल सकता है। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए जो सीड हमने निर्माण किया तो ये ट्रायल आप देखेंगे
ये जिंजर के ट्रायल जैन हिल्स पे किए गए हैं। ये सारा टिश्यू कल्चर का जिंजर है। आप देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ हमें मिल रही है, कितनी बढ़िया हेल्थ हमें उसकी मिल रही है, क्योंकि जेन्युइन उसमें कोई एडमिक्सचर नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जो प्योर वैरायटी है वो प्योर वैरायटी बनती है और वो प्यूरिटी मेंटेन होती है। सारे पौधे जिंजर के एक समान होते हैं, 100% डिजीज फ्री होते हैं, उनकी जेनेटिकल प्रॉपर्टी प्योर होती है। जैसे मदर प्लांट है वैसे ही उसकी जेरॉक्स कॉपी होती है। और इसके कारण जो 3 साल का डेटा हमारे पास है, ये 3 साल का डेटा इस प्रकार का जिंजर का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जैन हिल के R&D फार्म में हो रहा है। आज के तारीख में हम जिंजर इतनी ज़्यादा पैमाने पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आज सारे किसान भाई राइजोम यूज़ कर रहे हैं। और यदि राइजोम यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट करना है। और इसीलिए सीड ट्रीटमेंट करते समय इसमें हमें ये करना चाहिए कि हम सीड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और हम ऐसे ही जिंजर लगा देंगे तो उसके साथ आने वाला इंसेक्ट, उसके साथ आने वाला नेमाटोड, क्योंकि जिंजर में नेमाटोड की प्रॉब्लम बहुत है, जिंजर में फंगस की प्रॉब्लम बहुत है, जिंजर में बैक्टीरिया की प्रॉब्लम बहुत है। और इसीलिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो मिश्रण है या उसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 2-ब्रोमो-2-नाइट्रो भी डाल सकते हैं। फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड में यदि 30 मिनट हम उसको डिप करते हैं तो हम जिंजर का सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसको पानी में डुबाना है, फिर से सुखाना है और उसके बाद में प्लांटेशन करना है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी करना है। राइजोम को कीट भी लगती है, नेमाटोड भी लगता है, राइजोम को इल्ली भी लगती है। और इसीलिए यदि हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उससे भी हमें को बहुत बड़ी रिजल्ट या बहुत बड़ा आसानी सीड के ट्रीटमेंट में हो सकती है। तीसरी बात आप देखेंगे, आपने जिंजर का प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर लिया। बहुत सारे किसान भाई जिंजर को स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करके उनसे अभी आप जिंजर खरीद रहे हैं। और इसीलिए जो रेपुटेड किसान हैं, जो अच्छी गुणवत्ता का सीड बनाते हैं, उनसे आप जिंजर एज ए सीड परचेस कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर का पौधा आप लगा सकते हैं। इस साल आप 10 गुंठे पे लगाइए, उससे सीड निर्माण कीजिए। जब तक हम पूरे पैमाने पे आपको पौधा नहीं देते हैं तब तक आप इस प्रकार से मदर नर्सरी को ग्रो कीजिए और उसमें से अदरक बना के उसमें से आप सीड निर्माण कर सकते हैं। प्लांटिंग करते समय सबसे पहले प्री मानसून प्लांटिंग होना जरूरी है, क्योंकि जिंजर जब लगता है, हमारे किसान भाई बहुत होशियार हैं। हमारे चोपड़ा के किसान हैं, रोजुदा के किसान हैं, बहुत सारे जगह के किसान हैं, MP, केरला, गुजरात के किसान हैं, कि जब क्लाइमेट वार्म हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, बारिश से पहले जिंजर को लगाना पसंद किया जाता है। क्योंकि जब जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होने के लिए तापमान की जरूरत होती है। और यदि तापमान ये करीबन 25 से 30 डिग्री यदि होता है तो हमें जर्मिनेशन उसका बहुत अच्छा मिलता है। और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े क्लम नहीं लगाने हैं, बहुत छोटे क्लम नहीं लगाने हैं। यदि यूनिफॉर्म हम 20 से 25 ग्राम का यदि क्लम तैयार करते हैं और उसको यदि जिस प्रकार से आपको बताया इस प्रकार से यदि हम लगाते हैं तो जिंजर का प्लांटेशन हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये प्लांटेशन करने से पहले और कुछ चीज़ें हमें करनी है। क्या चीज़ें करनी है? तो ये आप यहाँ देखिए, ये उसका लैंड प्रिपरेशन है। यदि आपको हमने बताया राइट वाला फोटो आप देखेंगे तो एकदम काली वाली मिट्टी है और लेफ्ट वाला फोटो आप देखेंगे तो निचरे वाली मिट्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत सारे किसान भाई एक गलती करते हैं। पहले तो छोटे से रीच के ऊपर प्लांटेशन करते हैं,
उसके बाद में बहुत ज़्यादा अर्थिंग अप करते हैं। लेकिन दूसरा एक तरीका, रेस बेड वाला तरीका, हर किसान भाइयों को अडॉप्ट करना जरूरी है। जिंजर लगाना है तो रेस बेड पे ही लगाना है, इसमें दूसरा कोई सेकंड ओपिनियन होने का संभावना नहीं है, क्योंकि जिंजर ये जमीन के नीचे बढ़ने वाला फसल है। जो राइजोम जो है, ये राइजोम के लिए निचरा चाहिए, एरेशन चाहिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं चाहिए। 1000 mm 1500 mm बारिश केरला में होती है, पानी निकल जाना चाहिए। 1000 mm बारिश सातारा में होती है, पानी निकल जाना चाहिए। जलगांव जैसे एरिया में जहां निचरा नहीं है, उस प्रकार के रोजोदा जैसे गांव में जब जिंजर की खेती बहुत अच्छी तरह से हुई तो ये रेसबेड का जो कॉन्सेप्ट है ये अडॉप्ट किया गया। और इसीलिए प्लांटेशन से पहले सबसे एक चीज आपको करना है, ये जो बेड आपने बनाया है, ये दोनों बेड के बीच की जो क्यारियां है, ये क्यारियों का अंतर 120 से 135 सेंटीमीटर जमीन के हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर ऊपर जो बेड आया उसके बीच में प्लांटिंग किया। जहां स्प्रिंकलर की खेती हमारे किसान भाई सातारा में कर रहे हैं, वो 4-4 लाइनें लगा रहे हैं। लेकिन यदि 4 फीट का बेड है तो आप 4 लाइन लगा सकते हैं, लेकिन 3 फीट का बेड आपने बनाया है तो उसके ऊपर हमें 2 ही लाइन लगानी है। जब हम 2 लाइन लगाते हैं, प्लांट पॉपुलेशन को कम करते हैं, पौधे के जो पत्ते हैं वो एक्सपोज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आपको प्लांटेशन करना है। आपने क्लम्प लगा दिया, आप देखिए 5वें 6वें दिन उसको रूटिंग हो जाता है, स्प्राउटिंग हो जाता है, और ये आप देख रहे हैं ये 20 दिन 25 दिन का जर्मिनेशन है। 15 दिन कम से कम अदरक लगाने के बाद में जर्मिनेशन होने के लिए टाइम लगता है। बेड के ऊपर प्लांटेशन आपने कर दिया, उसके ऊपर आपने मल्चिंग डाल दिया तो जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। मल्चिंग डाल दिया, उसको होल गिराए, उसके अंदर आपने क्लम्प लगाया तो उससे भी हमें जर्मिनेशन भी अच्छा मिलता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है। ये क्लम्प आप देखिए किस प्रकार से ये स्प्राउट होते हैं। जो जिंजर जो होता है, अदरक का जो सीड होता है, ये लाते समय, लाने के बाद में जो बर्ड्स आए हैं, आईबर्ड्स जो है, वो उस आईबर्ड को कम से कम 2 से 3 आईबर्ड होंगे, इस प्रकार से हमें उसे कट करना है और इसी प्रकार से रेस बेड को उसको ऊपर लगाना है। आई बेड को ऊपर रखना चाहिए। आई बेड यदि नीचे होगा तो नीचे स्प्राउट होके वो ऊपर निकलेगा, और इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया जर्मिनेशन जिंजर का हुआ है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आपको समझ लेना चाहिए। तीसरी बात आप देखेंगे कि जिंजर लगाने के समय 2-3 चीज़ें आपको और करनी है। लैंड प्रिपरेशन आपने कर लिया, बेड आपने कर लिया, सीड आपने सिलेक्शन करना, लेकिन उसके साथ प्रजातियों का सिलेक्शन होता ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिन प्रजातियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जो राज्य है उस राज्य के हिसाब से प्रजातियां चलती हैं। आसाम इज़ वेरी हाई रेनफॉल एरिया। आसाम में वातावरण अच्छा है, लैटराइटिक सॉइल है, पहाड़ियों पे खेती हो रही है। मेघालय में पहाड़ियों पे खेती हो रही है, वहाँ नदियाँ जैसी, चेरेला जैसी वैरायटी ग्रो हो रही है। यदि आप केरला की बात करते, हमारे कालीकट के रिसर्च स्टेशन की बात करते, तो वहाँ वरदा बहुत अच्छी वैरायटी है। दूसरी महिमा बहुत अच्छी वैरायटी है, जिन वैरायटियों में फाइबर का प्रमाण कम है। हम जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हम माहिम लगाते हैं, वैनाड लगाते हैं, पूना लगाते हैं। जनरली यदि आप देखेंगे तो अदरक की जो प्रजातियां है, इसमें रियो दी जनेरो ये जो वैरायटी है ये एग्जॉटिक है। बहुत सारी एग्जॉटिक वैरायटियाज आ रही, पूरे चाइना में आप देखेंगे, जापान में आप देखेंगे तो बहुत सारी एग्जॉटिक वैरायटीज है। चाइना है, जमैका है, रियो दी जनेरो है, ये एग्जॉटिक वैरायटी है। वरदा है, महिमा है और माहिम है, ये महाराष्ट्र की वैरायटी है। वरदा और महिमा एक केरला की वैरायटी है।
राजथा, ये केरला की वैरायटी है। हर जगह गुजरात में आप जाएंगे तो गोदरा नाम की वैरायटी है। हर राज्य में अलग अलग वैरायटी ग्रो की जाती है, जमीन के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। मेघालय में आप जाएंगे तो ट्रेडिशनली साल भर बिना पानी का, बिना स्प्रिंकलर का, बिना ड्रिप इरिगेशन का आपको पहाड़ियों के ऊपर अदरक नजर आएगा। और इसीलिए हमें किस प्रकार की वैरायटी ग्रो करनी है, किस प्रकार के वैरायटी का उत्पादन अच्छा है, किस प्रकार की वैरायटी में फाइबर का कंटेंट कम है, कौन सी वैरायटी का ड्राई मैटर कंटेंट ज़्यादा है, कौन सी वैरायटी की रिकवरी ज़्यादा आ रही है, कौन सी वैरायटी में सुंड का प्रमाण ज़्यादा आ रहा है, ये हमें समझ के यदि हमें फ्रेश जिंजर बेचना है, यदि हमें जिंजर एज ए वेजिटेबल बेचना है, सब्जी में डालने के लिए जिंजर बेचना है, फ्रेश जिंजर बेचना है, तो उसके लिए अलग वैरायटी आपको सिलेक्ट करना है। यदि सुंठ हमें बनानी है, उसको ड्राई करना है, तो जो जो वैरायटी में ड्राई करने का यील्ड जो है, वो यील्ड कितना मिलता है, ये हमें देखना है। और इसीलिए सुंठ का प्रमाण 19% है, 20% है, 22% है। फाइबर का प्रमाण जितना कम होगा, 3 से 5% फाइबर का प्रमाण होगा, तो इस प्रकार से वैरायटी का यदि हम सिलेक्शन करते हैं, ओलियो रेजिन कितना मिल रहा है, क्रूड फाइबर कितना मिल रहा है, ये जलगांव का डेटा आप देख रहे हैं। जैन हिल्स पे लास्ट 5 साल से जिंजर के ऊपर रिसर्च हो रहा है, और वो रिसर्च ये बता रहा है कि सुप्रभा है, सुरुचि है, सुरवी है, IISR वर्धा है, इन वैरायटियों का माहिम के साथ इसका भी कंपैरिजन किया गया है। और यदि आप देखेंगे तो 16 टन पर हेक्टर, देखिए जो जैन मॉडल से अदरक हो रहा है, आपके सामने डेटा खड़ा है कि सुरवी जैसी वैरायटी जलगांव में 17 टन पर हेक्टर दे रही है, जो चाइना के बराबरी में है। यदि हम ISR वर्धा देखते हैं, जैन मॉडल से करते 22 टन प्रति हेक्टर दे रही है, और सुप्रभा जो है 16 टन प्रति हेक्टर दे रही है। माहिम जो है करीबन 14 से 15 टन पर हेक्टर हमें 23 टन, महिमा जो है 23 टन पर हेक्टर तक पहुंची है। और इसीलिए हमें वैरायटियों को समझ लेना है कि कौन सी वैरायटी हमारे लिए अच्छी है, हमारे वातावरण में कौन सी वैरायटी अच्छी आती है। ये यदि हम समझ लेते हैं तो हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए ये सारा राजथा नाम की वैरायटी है। आप देखिए कितना बढ़िया क्लम बना है, ACC 35 है, कितना बढ़िया क्लम बना है। और इसीलिए किस वैरायटी में ये महिमा आप देखिए किस प्रकार का क्लम बना है। और इसीलिए जिस प्रकार का टिलरिंग होता है, कम से कम 11, 12, 13 टिलरिंग आना जरूरी है। और इतने टिलरिंग यदि आते हैं तो हम इस प्रकार का बढ़िया जिंजर निकाल सकते हैं। ये आप देखिए, ये यदि आप देखेंगे तो ये करीबन 17.5 से 18 टन माहिम का उत्पादन जलगांव में हुआ है, जो हमारे राज्य की बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। गोदरा जैसी वैरायटी वो भी जलगांव में अच्छी आ रही है। आप देख रहे हैं कि करीबन 20 टन तक प्रति हेक्टर उसका उत्पादन आ रहा है। और इसीलिए हमें वैरायटियों का जो सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन इस बेसिस पे करना है। हाई यील्डिंग वैरायटी वर्धा है, रियो दी जेनेरियो है, हिमाचल है, सुप्रभा है, मारन है, माहिमा है, राजता है, तो बोल्ड राइजोम के लिए माहिमा, वर्धा, राजन है। इस प्रकार सा जिस प्रकार से हमें गुणवत्ता चाहिए, ड्राई मैटर चाहिए, फाइबर कम चाहिए, सुंड का प्रमाण चाहिए, इसी प्रकार से हम अदरक की वैरायटी चुन सकते हैं। ये यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम मल्चिंग के ऊपर अदरक की खेती कर सकते हैं। आपने देखा है बनाना जैसे फसल में आज जलगांव में 2,500 से 3,000 एकड़ जमीन मल्चिंग के अंदर है। और इसीलिए प्लास्टिक मल जो होता है ये अदरक के लिए भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जहाँ
बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, हेवी सॉइल है और आपने मल्चिंग डाला है, तो कम से कम वार्मनेस निर्माण किया जाता है और इसीलिए मल्चिंग का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। क्योंकि अदरक ये अंडरग्राउंड क्रॉप है। राइजोम की कक्षा में हमें हवा, अन्नद्रव्य, पानी, जमीन, जड़े मुड़े सबका जो समतोल है, ये समतोल यदि रखते हैं, एरेटेड यदि हम जमीन रखते हैं, तो ही ज़्यादा टिलर आएंगे, तो ही क्लम बनेंगे, तो ही राइजोम बनेगा, राइजोम की साइज हमें अच्छी मिलेगी। और इसीलिए हमें इस मॉडल को समझ लेना है। जैन इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने देखा है, कन्नड़ में आप जाइए, जो अदरक का आगार है, और सातारा में आप जाइए, जो अदरक का दूसरा आगार है। सातारा में बहुत सारी अदरक की खेती स्प्रिंकलर के ऊपर होती है, तो कन्नड़ में, जलगांव में, गुजरात में अदरक की खेती ड्रिप इरिगेशन के ऊपर होती है। जिस प्रकार की जमीन वहाँ है, यदि बहुत ही हल्के वाली जमीन है, ग्रेवल वाली जमीन है, तो जरूर आपको स्प्रिंकलर लगाना चाहिए। लेकिन अच्छे गुणवत्ता की जमीन है, लैटरेटिक सॉइल है, सैंडी लोम सॉइल है, लोमी सैंड सॉइल है, वाड़ू मिश्रित काली जमीन है, चुनखड़ी मिश्रित काली जमीन है, वहाँ पे आपको ड्रिप लगाना चाहिए। यहाँ आप देख रहे स्प्रिंकलर लगाया है। और इसी तरह से आज सातारा जैसे एरिया में स्प्रिंकलर पॉपुलर हुआ है, तो जलगांव और बाकी एरिया में ड्रिप इरिगेशन पॉपुलर हुआ है। दूसरा कारण यह है, ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि उसका कारण यह है कि ये जो फसल है, बेसिकली इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। जब हम स्प्रिंकलर से पानी दे रहे तो पूरे जमीन को गीला कर रहे हैं, जब हम ड्रिप से पानी दे रहे तो जड़ों की कक्षा में पानी दे रहे। और इसीलिए यदि आप वाटर रिक्वायरमेंट आप देखते हैं तो बहुत ही कम वाटर रिक्वायरमेंट है। यदि हम जलगांव की बात करते हैं और यदि हम इवेपोरेशन की बात करते हैं और जो प्लांटेशन हुआ है उसकी बात करते हैं, और उस हिसाब से यदि आप देखते हैं तो आपके समझ में आएगा कि जब मई का महीना है तो हमें 11,000 लीटर पानी देना है। जहां अदरक मई तक हार्वेस्ट हो रहा है, जून तक हम रख रहे हैं, जहां अदरक ये दिसंबर जनवरी के बाद में हार्वेस्ट हो रहा है, जनवरी में हार्वेस्ट हो रहा है, उस समय उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन जब अदरक आपने जून में लगा दिया तो इसकी सबसे ज़्यादा पानी की जो ज़रूरत है ये सितंबर अक्टूबर में है, क्योंकि उस समय अक्टूबर हीट होती है, उस समय फोलिएज एकदम लश ग्रीन होता है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और इसीलिए प्रति एकड़ सितंबर अक्टूबर की बात आप करते हैं तो 18,000 से 20,000 लीटर पानी आपको प्रति एकड़ देना है। इसका मतलब आप देखेंगे तो एक पौधे को 1 लीटर से भी पानी कम आ रहा है। और इसीलिए प्लांटेशन का शेड्यूल आपको हमने बताया कि जब बेड के ऊपर हम 2 लाइन लगाते हैं तो 2 लाइन के बीच में कम से कम 9 से 1 फीट का डिस्टेंस रखना है, और 2 पौधे के बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। दोनों लाइन के बीच में ड्रिप की लाइन आएगी। ड्रिप लाइन चूसते समय आप 2 लीटर प्रति आवर डिस्चार्ज वाला ड्रिपर, जैन टर्बो एक्यूरा है, जैन टर्बो लाइन है, इस प्रकार की जो ड्रिप पद्धत है, इनलाइन ड्रिप सिस्टम है, उसको आप अपनाइए। क्योंकि 30 सेंटीमीटर के ऊपर हमें 2 लीटर डिस्चार्ज का ड्रिपर देना है, ताकि जड़ों की कक्षा में हम कीचड़ ना करें। इसीलिए इस प्रकार का ड्रिप इरिगेशन की आपको चुनाव करना है। उसके साथ में पानी के हिसाब से हमें फिल्ट्रेशन सिस्टम होनी चाहिए। आप रिवर से पानी उठा रहे, सातारा में बहुत जगह कैनाल से पानी उठाते हैं, सैंड फिल्टर की जरूरत है। ट्यूबवेल से पानी उठा रहे, सैंड आ रही, हाइड्रोसाइक्लोन मीडिया फिल्टर की जरूरत है। ट्यूबवेल का पानी अच्छा है, कुएं का पानी अच्छा है, सिर्फ स्क्रीन फिल्टर की जरूरत है। लेकिन वेंचुरी हो, फर्टिलाइजर टैंक हो
ये होना जरूरी है। उसका कारण जैन मॉडल में हमें न्यूट्रिशन उसको बहुत अच्छी तरह से करना है। ये आप देखिए कि कितना बढ़िया जिंजर है। आपने जिंजर का फूल नहीं देखा होगा। 5वें 6वें महीने में जिंजर को फूल आ जाता है और जब आता है तो बड़ा सुंदर दिखता है, जैसे हेलिकोनिया है, जैसी लिली है, जैसे ग्लैडियोलस है, इस प्रकार का फूल जिंजर को आता है। और इसीलिए ये जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उतना जिंजर की क्लम साइज बढ़ेगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, ये आपको ध्यान में लेना है। और इसीलिए जब हम बेड करते हैं तो बेड में सबसे पहले हमको जिप्सम डालना है। बेड के ऊपर जिप्सम डालेंगे, बेड के अंदर नीम केक डालेंगे, बेड के अंदर करंज की पेंट डालेंगे, बेड के अंदर कैस्टर की पेंट डालेंगे। उसके साथ में जो किसान भाई फर्टिगेशन नहीं कर रहे उनको बड़ा डोज उसमें यूरिया, फास्फेट और पोटाश का डालना है। जो लोग फर्टिगेशन कर रहे उनके लिए सिर्फ फास्फोरस हमें बेड के अंदर डालना है। जिंजर वैसा हम कहाँ जाए तो उसका फोलिएज बहुत कम है और इसीलिए इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। लेकिन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भले ही कम होने दीजिए, लेकिन जिंजर जो फसल है ये बहुत ही सेंसिटिव है। ये सेंसिटिव है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के लिए, ये सेंसिटिव है नाइट्रोजन, पोटास, जिंक के डिफिशियंसी के लिए। और इसीलिए इस प्रकार की जब पीली छटा आती है तो इसको नाइट्रोजन कम हो रहा है, ये आपको समझना है। जब बॉर्डर जिंजर की सूखने लगती है तो आपको समझना है इसको पोटाश की कमतरता है। जब उसका एज हो चुका है, 7 महीने पूरे हो चुके हैं और पत्ते जल रहे हैं, इसका मतलब उसको डिफिशियंसी नहीं है, ये मैच्योरिटी के कारण जल रहे हैं। ये फर्क आपको समझना है। दूसरा इंपॉर्टेंट भाग है, हर फसल में जिस न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे 3 न्यूट्रिएंट है, मैग्नीशियम है, जिंक है और फेरस है। क्योंकि ये क्लोरोफिल को हटाते हैं, क्लोरोफिल कम हो जाता है और इसीलिए उत्पादन घटता है। जब मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है तो उसकी बीच वाली जो मिडरिप है हरी होती है, पत्ता पीला होता है। और जब आयरन की डिफिशियंसी होती है तो पत्ते सफ़ेद दिखने लगते हैं। और इसीलिए ये 2-3 जो चीज़ें हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये जिंजर को देना जरूरी है। इसके साथ जब हम बेड बनाते हैं तो बेड में हमें कम से कम 2 बोरी सुपर फास्फेट बेड के अंदर डालना है। उसके साथ हमें 10 किलो ह्यूमिक एसिड डालना है। उसके साथ हमें 10 किलो जिंक सल्फेट डालना है। उसके साथ हमें 10 किलो प्लांटोजाइम ग्रैनुल डालना है। इसी प्रकार से नीम केक डालना है ताकि हम नेमाटोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इस प्रकार से हमने बेड तैयार किया। इसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की ज़रूरत बहुत ही कम है। यदि आप देखेंगे तो सिर्फ 125 ग्राम इसको एसएसपी लगता है, सिर्फ 65 केजी यूरिया इसको लगता है और सिर्फ 33 केजी पोटाश उसको प्रति एकड़ लगता है। ये आप ध्यान में लीजिए। और यदि इसको हमें इस प्रकार से करना है, एक बात और ध्यान में आपको रखना है, जिंजर का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, जब हम लगा देते हैं लगाने के बाद में इतने टिलरिंग उसको आते हैं। और जब टिलरिंग आते हैं तो उस टिलरिंग को अच्छी उसकी ग्रोथ होने के लिए 4 से 5 महीने तक उसको न्यूट्रिएंट बहुत ही रेगुलर बेसिस पे और ज़्यादा पैमाने पे देना जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस देना जरूरी है। और इसीलिए डेली फर्टिगेशन या अल्टरनेट फर्टिगेशन हम कर सकते हैं। और इसीलिए ये शेड्यूल आप देख रहे प्लांटेशन से, यदि आप देखेंगे तो आपको एक बेसल डोज आपने दे दिया सुपर फास्फेट का, पोटाश का, FIM 12 टन और उसके साथ सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट का। उसके बाद में हमें फर्टिगेशन शुरू करना है। जो फर्टिगेशन हम देते हैं तो कम से कम पहले जो 30 से 60 दिन हैं, इसका शेड्यूल यदि आप देखेंगे तो पर डे बेसिस पे
सिर्फ 133 ग्राम यूरिया और 133 ग्राम एमओपी को हमें प्रति एकड़ देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वीकली जो मात्रा आपको दी है 4-4 kg की मात्रा आपको देनी है। वीकली आप देंगे तो 4-4 kg देना है, डेली आप देंगे तो इस प्रकार से हमें देना है। 61 से 120 डेज का शेड्यूल आप देखते हैं जहां उसके टिलरों की ग्रोथ हो रही है। आपने पौधा लगा, आपने राइजोम लगा दिए, उसका जर्मिनेशन 15 दिन के बाद में हुआ, 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छे टिलर हो गए। टिलर का आना चौथे से 5वें महीने तक कंटिन्यूस रहता है। राइजोम फॉर्मेशन 5वें-6वें महीने में बहुत बढ़िया होना शुरू होता है और इसीलिए बैलेंस न्यूट्रिशन देना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे किसान भाई लास्ट वाले समय में नाइट्रोजन और पोटाश नहीं देते हैं, लेकिन उसी समय उसको नाइट्रोजन और पोटाश की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, राइजोम अच्छा नहीं बनेगा तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये जैन इरिगेशन का शेड्यूल आपने देखा है। तीसरी बात आप देखेंगे, आप में से कितने किसान भाइयों को ये पता है कि जो इंटरक्रॉपिंग इसकी है, जिंजर की जो इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग आप जिंजर की कर सकते हैं। जिंजर हमेशा 25% जो शेड है ये लविंग है। अंजनगांव सुरजी में बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं कि जो जिंजर की खेती करते हैं, एरंडी लगा देते, कैस्टर लगा लेते और कैस्टर के अंदर जिंजर की खेती होती है, क्योंकि साइंस में, रिसर्च में, कालीकट यूनिवर्सिटी के रिसर्च में, हमारे सांगली के रिसर्च स्टेशन के ऊपर ये जो संशोधन हुआ, डॉक्टर जितेंद्र कदम वहाँ हैं, बहुत अच्छे नामी साइंटिस्ट जिंजर के महाराष्ट्र में है, उन्होंने जो ट्रायल ली उसमें 25% जहाँ शेडिंग हुआ वहाँ जिंजर का उत्पादन ज़्यादा मिला और इसीलिए इस प्रकार की इंटरक्रॉपिंग आप जिंजर में कर सकते हैं। केरला में आप देखेंगे सुपारी के खेती में जिंजर होता है, नारियल के खेती में जिंजर की खेती की जाती है और इसीलिए जिंजर जो है इस प्रकार से हम इंटरक्रॉपिंग भी जिंजर में कर सकते हैं। तीसरी बात आप देखेंगे, हमने प्लांटेशन कर दिया, टिलरिंग अच्छी हो गई, अर्थिंग अप ये जिंजर का अहम हिस्सा है। जो टिलर ऊपर आए हैं उस टिलर को यदि हम मिट्टी से ढकते नहीं हैं, उसके ऊपर हम मिट्टी डालते नहीं हैं, तो राइजोम फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि जिंजर ये ऐसी फसल है कि इसकी सारी ग्रोथ ऊपर वाले 20 से 30 सेंटीमीटर में सारी इसकी ग्रोथ होती है। जिंजर का क्लम आप देखेंगे, राइजोम उसका आप देखेंगे तो ऊपर से 15 से 20 सेंटीमीटर के ऊपर ये होता है और इसीलिए इंटरक्रॉपिंग करते समय 2 से 3 बार पौधे को कोई तकलीफ ना हो। आप देखिए कितना बढ़िया जिंजर यहाँ दिख रहा है, क्या हेल्थ उसकी है। ये जैन मॉडल से रोजोदा गांव में जो किसान हमारे हैं ये इनकी जिंजर है। ये आप देखिए कितना यूनिफॉर्म जर्मिनेशन है, कितनी विगरस ग्रोथ है, कितना उसकी गुणवत्ता आपको नज़र में आ रही है। और इस प्रकार से यदि हमने बेड के ऊपर 2 रो लगाए, उसके अंदर ड्रिप डाला, उसको पर्याप्त मात्रा में बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस इरिगेशन, वापसा कंडीशन मेंटेन किए और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्या बढ़िया शूट की ग्रोथ आई है, क्या टिलरिंग हुआ है। हम तो बोलते 9 से 10 टिलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें 12-12, 15-15, 17-17 टिलर मिल रहे हैं। और यदि इन टिलरों की यदि अच्छी तरह से परवरिश होनी है तो जैन मॉडल को आपको ध्यान में लेना है। ये आप देखिए फिर से क्या बढ़िया फसल है। ये सिर्फ 3 महीने की फसल है और 3 महीने की फसल इतनी हेल्थ, क्योंकि सारे हमारे बनाना के किसान भाई हैं, बेड पे केला करना उनको जानते हैं और इसीलिए उसी मॉडल से, उसी टेक्निक से, मॉडर्न वे से जिंजर की खेती जैन मॉडल से करते हैं। ये आप देखिए, ये इसलिए आपको बताया
कि जिंजर की खेती कैल्कारियस सॉइल में, चुनखड़ी वाली जमीन में जिंजर बहुत अच्छा आता है। काली मिट्टी में जैसा आ रहा है, निचरे वाली मिट्टी में आ रहा है, लेकिन दोनों फसल का यदि डिफरेंस आप देखेंगे कि जो पीली मिट्टी वाली जमीन होती खेती होती है उसमें जिंजर के ऊपर हमेशा आपको पीली छटा नजर आती है, क्योंकि कैल्कारियस सॉइल है, इसीलिए वहां माइक्रोन्यूट्रिएंट का और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का फोलियर फीडिंग यदि हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन पीली मिट्टी में, कैल्कारियस सॉइल में मिलता है। बहुत सारे किसान भाई ये समझते हैं कि हमारा अदरक उस जमीन में लश ग्रीन नहीं है, जरूरी नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। आप अच्छे से न्यूट्रिशन कीजिए, अच्छे से उसको ड्रिप से पानी दीजिए, फोलियर फीडिंग थोड़ा बहुत कीजिए, तो उस प्रकार के जमीन में आखिरी तक आपको जिंजर के ऊपर पीली छटा नजर आएगी, लेकिन उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। और इसीलिए न्यूट्रिशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जिंजर, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या यदि जिंजर के अंदर है, अदरक का किसान यदि कोई चीज से परेशान है तो अदरक का किसान एक ही डिसीज से परेशान है, वो है सॉफ्ट रॉट, दूसरा है बैक्टीरियल रॉट और तीसरा है विल्ट। ये तीन डिजीज को जिस किसानों ने संभाल लिया उनकी अदरक की खेती सक्सेस हो गई, ये आपको मान लेना है। जो किसान भाई अदरक की खेती करते समय इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनके खेत में यदि आप देखेंगे तो अदरक के आपको पैचेस के पैचेस विल्टिंग हुए हुए नजर आएंगे। और इसीलिए यदि सॉफ्ट रॉट को हमें कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो रिडोमिल से सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। रिडोमिल 1.5 ग्राम ये 1 लीटर पानी में डाल के यदि आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप बेड में कंपोस्ट डाल रहे हैं, गोबर खाद डाल रहे हैं, उस गोबर खाद के ऊपर ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करके, ट्राइकोडर्मा इनकॉर्पोरेट करके बेड के अंदर हम जब गोबर खाद 10 से 15 टन गोबर खाद डाल रहे, उसमें कम से कम आपने 2 से 3 केजी ट्राइकोडर्मा मिक्स करके डाला प्लांटेशन के समय, तो सॉफ्ट रॉट का इशू हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, प्लांटेशन करने के बाद में हर समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो किसान भाई ड्रिप के ऊपर खेती नहीं कर रहे, उन्होंने ट्राइकोडर्मा लिक्विड का स्प्रे करना है। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप इरिगेशन है और ड्रिप इरिगेशन से ही केले की खेती, अदरक की खेती आपको करनी है, तो हमें हर 15 दिन, कम से कम हर 15 दिन हमें ट्राइकोडर्मा लिक्विड ड्रिप से छोड़ना है। जो डॉक्टर कदम ने संशोधन किया उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जितना ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग आप ड्रिप से करेंगे, सॉफ्ट रॉट को आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्ट रॉट की साइकिल आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से सॉफ्ट रॉट बढ़ता है, कैसे फंगस जर्मिनेट होता है, कैसे फंगस बढ़ता है और कैसे फंगस अदरक की राइजोम के ऊपर, रूट्स के ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले रूट के ऊपर अटैक करता है, रूट से फंगस राइजोम में जाता है और उसी प्रकार से राइजोम को सड़ा देता है। दूसरा जो डिसीज है, बहुत सारे किसान भाई जहाँ दलदल में खेती करते हैं, बहुत सारे किसान भाई अल्कलाइन सॉइल में खेती करते हैं, जहाँ सलाइनिटी बहुत ज़्यादा है, उसी जगह पे आपको, जहाँ निचरा बिल्कुल नहीं है, आपको बैक्टीरियल विल्ट का भी प्रॉब्लम बहुत बार आता है। इन चीज़ों को आपको समझ लेना है। बैक्टीरियल ब्लाइट किस प्रकार से जिंजर में होता है, ये बहुत सीरियस डिजीज़ है और इसीलिए बैक्टीरियल ब्लाइट को रोकने के लिए सीड ट्रीटमेंट करते समय आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या ब्रोमोपाल में डिपिंग करके 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में, मतलब 100 लीटर पानी में 60 ग्राम यदि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप डालते हैं, या 100 लीटर पानी में 200 ग्राम यदि आप 2 ब्रोमो 2 नाइट्रो डालते हैं,
तो आप जिंजर के बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब बैक्टीरियल विल्ट आने की संभावना है, एक आधा पौधा हमें दिख रहा है, तो उस समय हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम 2% मतलब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में इसका छिड़काव हम कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम ड्रिप से छोड़ सकते हैं। 1 किलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 एकड़ में हमने ड्रिप से छोड़ा तो बैक्टीरियल विल्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कॉपर फंजीसाइड एक्ट एज ए बैक्टीरिसाइड, उसके साथ यदि हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ब्रोमोपाल को भी ड्रिप में से छोड़ते हैं तो ये बैक्टीरिसाइड है, बैक्टीरिया नाशक है। इससे हमें बैक्टीरियल विल्ट का कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन बहुत बार किसान भाइयों का इसके ऊपर ध्यान नहीं होता है। और ये समस्याओं का मूड यदि आप देखेंगे तो इस समस्याओं का मूड है ड्रेनेज, इस समस्याओं का मूड है वाटर स्टैग्नेशन, इस समस्या का मूड है पुअर क्वालिटी का सीड। तो ये तो आने के बाद का ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ये डिजीज कंट्रोल रहे, इसीलिए सीड का सिलेक्शन होना बहुत अहम बात है। और इसीलिए टिश्यू कल्चर का प्रयोग इसके आगे अदरक की खेती में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है। तीसरा, बहुत सारे डिजीज पेस्ट जो है, पेस्ट का इतना ज़्यादा प्रकोप अदरक में नहीं है, फिर भी शूट बोरर आता है और स्प्रूट शूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए कोराजन जैसा जो केमिकल है ये 1/2 ml 1 लीटर पानी में डाल के आप यदि स्प्रे करते हैं, कोई भी इंसेक्टिसाइड जो शूट बोरर को मारता है उसको आप स्प्रे करते हैं तो आप शूट बोरर को कंट्रोल करते हैं। रीप रोलर जैसी इल्ली आती है, आप खेत में जाते हैं और देखते हैं कि अदरक के जो लीफ है ये राउंड हो चुके हैं, उसका रोल बन चुका है, तो ये इल्ली वहाँ जाके बैठती है और उसको रोल निर्माण करती है। इसको भी आप कंट्रोल करते हैं तो 1/2 ml 1 लीटर पानी में यदि आप कोराजन जैसा केमिकल डाल के यदि आप स्प्रे करते हैं, उसके जैसे बहुत सारे और भी केमिकल है उसको भी आप स्प्रे करते हैं। क्लोरोपाइरिफास अभी बैन हुआ है, लेकिन दूसरे जो केमिकल है वो आप यूज़ कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइजोम स्केल बहुत कम पैमाने पे आता है, लेकिन उसके लिए यदि राइजोम स्केल की आपको प्रॉब्लम है तो आपको फोरेट्स यूज करना जरूरी है। DDVP आपको ड्रिप से छोड़ना जरूरी है ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके। तीसरा जो नेमाटोड का इशू जो है, जिंजर में साउथ इंडिया में नेमाटोड की प्रकोप है। हमारे यहाँ नेमाटोड की प्रकोप कम है, उड़ीसा में नेमाटोड का प्रकोप है, आसाम में नेमाटोड का प्रकोप है। जहाँ जहाँ निचरे वाली ज़मीनी है, जहाँ जहाँ रेड लैटराइटिक सॉइल है, कोंकण जैसा एरिया है, बहुत अच्छा जिंजर के लिए क्षेत्र वहाँ बन सकता है। उस एरिया में नेमाटोड की प्रॉब्लम होती है और नेमाटोड को यदि कंट्रोल करना है तो बेड में हमें नीम केक कम से कम 1/2 टन नीम केक 1 एकड़ में यदि हम डालते हैं तो नेमाटोड को कंट्रोल करते हैं। नेमागॉन हम यूज़ कर सकते हैं, नेमागॉन हम ड्रिप से छोड़ सकते हैं और नेमाटोड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जिंजर को अच्छी तरह से परवरिश किया, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी बनी, उसका फोलियज लश ग्रीन रहा, पत्ते अच्छे रहे, ग्रीन रहे, तो आपको कम से कम 5वें-6वें महीने में जब आप अदरक जिंजर ये वेजिटेबल के लिए बेचना चाहते तो 6वें महीने में ही आप इसको हार्वेस्ट कर सकते। और यदि आप जिंजर सुंठ के लिए करना चाहते तो 7वें से 8वें महीने में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारे कुछ सिल्लोड तालुका के किसान हैं जो खेती अच्छी, अदरक की खेती अच्छी करते हैं, हमारे कन्नड़ के किसान हैं अदरक की खेती बहुत अच्छी करते हैं, सातारा के किसान हैं। कभी कभी क्या होता है, जब अदरक के भाव आज से 5 साल पहले अदरक निकालने की भी मजूरी नहीं मिल रही थी, इतने भाव डाउन हुए थे। 500 रुपये कुंटल, 400 रुपये कुंटल अदरक के भाव आए थे।
आज 3,000 रुपया कुंटल, 4,000 रुपया कुंटल अदरक के भाव है। जब अदरक ये एक ऐसी फसल है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, ये एक ऐसी फिक्स डिपॉजिट है कि यदि भाव डाउन हो जाते हैं तो अदरक को आप निकाल नहीं सकते। आप चाहे तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप चाहे तो उसको ज़मीन में रहने दीजिए, और 12 महीने के बाद में, 18 महीने के बाद में आप अदरक को निकाल सकते हैं। और इसीलिए हार्वेस्टिंग भले ही आपको 7वें 8वें महीने में करना हो, यदि आपने डिजीज़ का मैनेजमेंट अच्छा किया, उसकी परवरिश अच्छी रखी, तो अदरक को आप ज़मीन में भी स्टोर कर सकते हैं और हमारा होने वाले नुकसान को टाल सकते हैं। लेकिन जब अदरक हार्वेस्ट करने का समय आता है, ये चीज़ आप देखिए, ये पिक्चर आप देखिए कि किस तरह से हम अदरक को हार्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ किस प्रकार से अदरक हार्वेस्ट होता है आप देख रहे हैं। इसको निकालना बड़ा आसान तरीका है क्योंकि ऊपर के ऊपर होता है, लेकिन हार्वेस्टिंग करने के लिए मशीन भी अभी आए हैं। मशीन से डैमेज ना हो इसके लिए उसकी डेप्थ को मेंटेन किया जाता है। लेकिन यदि ड्रिप इरिगेशन और रेस बेड के ऊपर अदरक होता है तो इस प्रकार से बढ़िया अदरक आप मैनेज कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये हमारे यहाँ अदरक आने के बाद में वो क्लम्प निकालने के बाद में उसको कटिंग करना पड़ता है, उसको साइजेस में काटना पड़ता है, उसके टुकड़े करने पड़ते हैं, और टुकड़े करके हम उसको इस प्रकार से गनी बैग में डाल के मार्केट में भेजते हैं। बहुत बार आपके समझ में आएगा, हमारे किसान भाई जब अदरक के रेट ज़्यादा होते हैं तो अदरक में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं आई है, मैच्योरिटी नहीं आई है, ओलियोरेजिन नहीं आया है, विटामिन सी नहीं आया है, तब तक सॉफ्ट जो अदरक होता है, टेंडर जो अदरक होता है, उसी को निकाल डालते हैं। आप ऐसा करने से जरूर किसान का तो नुकसान हो ही रहा है, उनको यील्ड कम मिल ही रहा है, लेकिन जो खाने वाला ग्राहक है उसको भी अच्छी तरह की अदरक नहीं मिल रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अदरक जिस प्रकार से उसका उत्पादन आपको मिल रहा है, तो यदि आपने 8वें महीने के ऊपर आप चले गए तो अदरक का उत्पादन घटते जाता है, ये आपको नज़र में आएगा। यही आपको यहाँ देख रहे हैं, और इसलिए इसका सही टाइम है कि 7 से 8 महीने में यदि अदरक आप हार्वेस्ट करते हैं, उसको अच्छा क्लीन करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, तो जब जब टाइम आता है, जब जब मार्केट में डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हम अदरक को बेच सकते हैं। लेकिन क्या इस तरह से हम अदरक स्टोर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अदरक ये कोल्ड स्टोरेज में रखना बहुत अच्छी चीज़ है। यदि मार्केट में गलत हुआ है, आप उसको कोल्ड स्टोरेज में ऐसे बीन्स बना के, ऐसे बीन में उसको स्टोर कर दीजिए, भाव बढ़ेगा तब उसको बेचिए। और इसीलिए ये आप देखिए कितना बड़ा क्लम्ब अदरक का है, एक क्लम्ब इतना बड़ा होता है, एक 1.5 किलो का क्लम्ब आता है। और इसीलिए ये यहाँ पे आप देखिए, ये चित्र हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब हम हांगकांग में हम एक एग्जीबिशन में गए और उस एग्जीबिशन में सारे फ्रूट्स वेजिटेबल के जो इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, उनका वहाँ एग्जीबिशन होता है। उस एग्जीबिशन में हम गए, हमने दुबई में देखा, हमने मस्कत में लुलु मॉल में देखा, हमने हर कंट्री के हर मॉल में देखा। इस अदरक को आप देखिए, ये मॉल में डिस्प्ले किया हुआ अदरक है। हमारे देश में जो अदरक हम बेच रहे हैं, हम ग्राहकों की कोई चिंता नहीं कर रहे, हम हाइजीन को कहीं मेंटेन नहीं कर रहे। मार्केट में अदरक आ रहा है पूरी तरह से मट्टी से भरा है, उसमें 5% से 10% मट्टी निकल रही है। तो क्या हम अदरक के साथ मट्टी बेचे? क्या हम हमारे ग्राहक को इस प्रकार का अदरक खिलाए? ये अदरक आप देखिए, ये अदरक जब आप मार्केट से खरीदते हो,
ये अदरक आप देखिए, जब मार्केट से आप अदरक खरीद रहे हो आपको धोने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जब शुरू में हमने आपको बताया कि चाइना का उत्पादन 14% है, भारत का उत्पादन 33% है, चाइना का एक्सपोर्ट 34% है और भारत का एक्सपोर्ट 14% है, तो क्या इन सिनेरियो को हम बदल सकते? जरूर बदल सकते। आज तक हमारे देश में कोई किसान भाई ने, कोई एक्सपोर्टर ने ये नहीं सोचा है कि हम अदरक, फ्रेश अदरक को किस तरह से हम उसको निर्माण करें, फ्रेश अदरक को किस तरह से हम उसका क्लीनिंग करें, किस तरह से उसका वॉशिंग करें, किस तरह से उसका पैकिंग करें। हम कई सारे देशों के मॉल में गए, वहाँ हमने अदरक के बॉक्सेस देखे, वहाँ हमने अदरक देखा, इतना नीट और क्लीन अदरक बॉक्स में पैक करके आता है और वो मार्केट में बेचा जाता है। हमने हमारे देश में आज तक इस प्रकार का अदरक नहीं देखा है और इसीलिए यदि अच्छी गुणवत्ता का अदरक आप निकालते, क्लम की साइज आप देखिए, राइजोम की साइज आप देखिए, उसकी गुणवत्ता आप देखिए, उसकी मैच्योरिटी आप देखिए, उसका फ्रेशनेस आप देखिए, उसका फाइबर कंटेंट आप देखिए। मैं आपको कट किया हुआ अदरक बताऊंगा, कितना बढ़िया अदरक आज विश्व के मार्केट में बेचा जा रहा है। और इसीलिए अदरक का कंजम्पशन हर जगह बढ़ रहा है, फ्रेश अदरक का कंजम्पशन बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस है। ड्राई अदरक का कंजम्पशन बढ़ रहा है, अदरक पाउडर की हर साल डिमांड बढ़ रही है, अदरक पेस्ट की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन क्या पेस्ट बनाने के लिए मट्टी वाला अदरक आप देंगे? कौन उसको खरीदेगा? और इसीलिए अदरक को यदि एक स्टैंडर्ड पे लाना है, अदरक के किसान को एक अच्छी तरह से अदरक मार्केट में बेचना है, जो कस्टमर है वो देख के ही उसको खरीदे, इस प्रकार की मानसिकता यदि बनानी है, अदरक को इस प्रकार का कॉस्मेटिक लुक यदि देना है, तो हमें हमारे सारे प्रैक्टिसेस को बदलना है। और इसीलिए ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप देखिए, ये क्या है, कौन से देश में ये आप खड़े हैं, कौन से देश की साइड आप देख रहे हैं। ये हमारे देश में जैन इरिगेशन का जैन वैली में अदरक को प्रोसेसिंग करने वाला स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्लांट है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइस है जिसकी डिमांड हर साल बढ़ रही है। और इसीलिए यदि ड्राई अदरक बनाने के लिए, सुंठ बना के पाउडर करने के लिए जब हमें अदरक बेचना है, तो पूरा मैच्योरिटी तक अदरक को रखना है, 8 महीने 7 महीने से 8 महीने पूरा उसको रखना है। कम से कम फाइबर वाली वैरायटी हमें लगानी है, ताकि हमें पाउडर की जो गुणवत्ता है ये बहुत अच्छी मिलेगी। ये आप रिसीविंग जैन इरिगेशन का देखिए, जहां अदरक रिसीव हो रहा है, किसान भाई अदरक ग्रो करते हैं, कंपनी में डायरेक्ट भेजते हैं और इस अदरक को इस प्रकार से इसका वॉशिंग होता है। अदरक रिसीविंग से आ रहा है, रिसीविंग से आके वॉशिंग से जा रहा है, वॉशिंग होके पूरा क्लीन होके नीट एंड क्लीन बनके पूरी मट्टी निकल के ये अदरक आगे आ रहा है। क्लीन होके आया, बीन भरे गए और ये बीन इस प्रकार से ड्रायर को फीड किए जाते हैं। मेरी आपसे विनंती है कि इस प्रकार का काम यदि हर किसान अपने खेत पे करे और अच्छा और नीट और क्लीन अदरक कंपनी को सप्लाई करे, तो हम इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि खेत से फैक्ट्री तक लाने तक जो पैथोजेंस उसमें होते हैं, जो फंगस उसमें होता है, जो बैक्टीरिया उसमें होता है, जो कीट इसमें होते हैं, यदि ये खेत पे ही क्लीन हो जाए तो वो फैक्ट्री तक नहीं पहुंचेंगे और उसका प्रकोप नहीं होगा। हमारे अदरक की गुणवत्ता बढ़ेगी, प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ेगी और इसीलिए ये हॉट वाटर में इसको ट्रीट करके ये अदरक आगे जाता है। ये देखिए क्या स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री कंपनी ने लगाई है। इसके लिए कम से कम दिन में हमें 3-3, 4-4 टन अदरक चाहिए, 5 से 6 टन अदरक एक दिन में चाहिए, मतलब 50 से 60 कुंटल आज के तारीख में
आगे जाके 100 कुंटल 200 कुंटल हम अदरक पर डे ड्राई कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो फैक्ट्री आप देख रहे, ये जो प्लांट आप देख रहे, यहाँ विदिन 6 to 7 आवर्स ये अदरक ड्राई हो रहा है। जब आप सन ड्राइंग करते हो तो बहुत सारी दिक्कतें उसमें हैं, डिजीज की प्रॉब्लम उसमें है, रेसिड्यू की प्रॉब्लम उसमें है। और ये जो अदरक आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस होके ग्राइंड होके इस प्रकार के इसके पाउचेस बन रहे हैं। वैली स्पाइस नाम का प्रोडक्ट हमने लाए हैं। आप वैली स्पाइस का अदरक लीजिए जो जैन फार्म फ्रेश का प्रोडक्ट है, और आम तौर का आप अदरक लीजिए, दोनों अदरक की पाउडर आप लेके देखिए और दोनों में का आप डिफरेंस देखिए। कोई रेसिड्यू वैल्यू इसमें नहीं आ रही, कोई एलर्जेंस इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि जैन की जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, ये विश्व में मानी गई टेक्नोलॉजी है। आज ये अदरक की पेस्ट हम जापान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये अदरक की पेस्ट हम यूरोप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अदरक की पाउडर सारे यूएस, जर्मनी, जापान, जहां क्वालिटी के बड़े स्टैंडर्ड है, उन स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हम काम कर रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से अदरक के पाउडर के पाउच बन रहे हैं, और ये पाउच आज मार्केट में वैली स्पाइस नाम से शायद आप तक पहुँचे नहीं होंगे, क्योंकि डिमांड इतनी है और उत्पादन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। गुणवत्ता ऐसी है कि हर कोई आदमी चाहता है कि हमें जिंजर की पाउडर मिले। इस प्रकार से आज आप देखेंगे जैन चाय मसाला आया है। ये जैसी पाउडर आप जिंजर की पाउडर आप वैली स्पाइस आप देख रहे हैं, ऐसे ही वैली स्पाइस का जो वैली नाम से जो चाय मसाला है, आपको जिंजर का चाय मसाला मिलेगा, कार्डेमम का चाय मसाला मिलेगा, इलायची का चाय मसाला मिलेगा, हल्दी का चाय मसाला मिलेगा। इस क्षेत्र में भी आज जैन इरिगेशन विश्व के स्तर पे काम कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन से लेके, उत्पादन से लेके, प्रोसेसिंग के से लेके, एक जो वैल्यू मैनेजमेंट की जो चेन बोलते हैं, इस चेन को यदि हम पूरी तरह से संभालते हैं, पूरी तरह से देखते हैं, तो 3-4 प्रकार की उपलब्धियां, अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल हमारे सामने है। चाइना जैसा देश हमारे 14% उत्पादन करता है, हमारे से कम उत्पादन करता है, लेकिन विश्व में मार्केट में फ्रेश अदरक उन्हीं का दिखता है। इंडिया स्पाइस का नंबर 1 स्टेट है, कंट्री है। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पाइस प्रोडक्शन हो रहा है। हमारी काली मिर्च जैन वैली की आप देखेंगे ज़बरदस्त है। हम जो चिली की पाउडर बना रहे हैं, हम जिंजर की पाउडर बना रहे हैं, हल्दी की पाउडर बना रहे हैं। हल्दी में क्या क्या अडल्ट्रेशन होता है आप लोग नहीं जानते हैं। जो क्यूमिन है, जीरा है, जीरा में अलर्जेंस आता है। अलर्जेंस यदि आता है तो जीरा जैन इरिगेशन में खरीदा नहीं जाता है। इंटरनेशनल नॉर्म में अलर्जेंस नहीं होने चाहिए, इंटरनेशनल नॉर्म में किसी प्रकार का रेसिड्यू नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का यदि काम हम स्पाइस के क्षेत्र में करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां 3 प्रकार से हैं। एक प्रकार, हम बहुत अच्छा नीट, क्लीन, हाइजेनिक अदरक बनाते, साइज उसकी अच्छी लाते हैं, उत्तम गुणवत्ता, लेस फाइबर वाली वैरायटी लाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो फ्रेश मार्केट पूरा मिडल ईस्ट हमारे लिए खुला है। इतना बड़ा मार्केट उसका है। अदरक पाउडर की जब हम बात करते हैं तो अदरक पाउडर पूरा मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएस, जापान की मार्केट हमारे पास है। अदरक पेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान से लेके सारे बाहरी देश के मार्केट हमारे हाथ में है। और इसीलिए आप सभी किसान भाइयों से, आप सभी अदरक उत्पादक भाइयों से मेरी नम्र प्रार्थना है कि इस फसल को हम कमर्शियल इम्पॉर्टेंट देके, हमने बहुत अच्छा काम प्रोडक्शन में किया है, सारा तंत्रज्ञान बहुत सारे किसान भाइयों ने अडॉप्ट किया है, लेकिन
हम हाइजीन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग और पैकिंग, इसमें हम फेल हुए हैं। आज मैंने हमारे देश में अदरक का बक्सा आज तक नहीं देखा है कि जो बक्से में अदरक जा रहा है। अदरक आमतौर पे वेजिटेबल के दुकान पे खुले मट्टी सहित भरे हुए अदरक हम देख रहे हैं। घर लाने के बाद में उसको बकेट में डाल के रखना पड़ता है। मट्टी जब गीली हो जाती है, नीचे निकल जाती है, तब उसको धो के हम घर पे लाते हैं और ये टाइम किसी के पास नहीं है। आने वाले समय में जो किसान भाई इस प्रकार से हाइजेनिक अदरक बेचने का काम करेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ कि अदरक की डिमांड हर साल कम से कम 10 से 12% से बढ़ रही है, क्योंकि आज हम कोविड-19 के प्रकोप से जा रहे हैं। हर आदमी आज अदरक जैन चाय मसाला लेके जा रहा है और जैन चाय मसाला की अदरक की चाय पी रहा है। हर नागरिक बाजार से, सब्जी के दुकान से फ्रेश अदरक ला रहा है और उसको खीस के चाय में डाल के पी रहा है, क्योंकि ये थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, कफ एंड कोल्ड के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए अदरक का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसीलिए हमें जैन तंत्र ज्ञान से अदरक की खेती करना ये आने वाले समय की ज़रूरत है। ये काल आपको ठहराएगा कि आप कितनी अच्छी अदरक की खेती करते हैं और फिर से हमारा देश अदरक में भी एक नाम लेके खड़ा होगा। इसका विश्वास हमारे मन में पूरा है, हमारे भाई लोगों के मन में पूरा है और इसीलिए जैन इरिगेशन इसके ऊपर काम कर रहा है। आप सभी किसान भाई इस वेबिनार में जुड़े और इस वेबिनार को आप देखते रहे। करीबन 1.5 घंटे का समय आपने जैन इरिगेशन के लिए दिया, इसलिए जैन इरिगेशन के माध्यम से हम सब किसान भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको जुड़े रहने का आह्वान करते हैं। आप जैन इरिगेशन के साइट पे जाइए, इसको लाइक कीजिए, इसको जुड़िए। आप अपने अपने क्षेत्र में एक अलग अलग प्रकार के फेसबुक के आप ग्रुप बनाइए, ताकि फेसबुक वेबिनार का आप ये लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार का निवेदन आपको करते हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।